अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। बड़े दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैरियत से हैं। काफ़ी अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। कुछ पिछले साल से हैं और चंद इस साल से। सो मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के ही आपको इस पर रहनुमाई दे दूँ। पहली जो अपडेट मैं शुरू करना चाहता हूँ वो है पिछले साल से। 4 दिसंबर को हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ऐलान किया था कि हम नेट माइग्रेशन को कम करना चाहते हैं। और उनकी वजह क्या थी कि पिछले साल 153,000 लोगों को डिपेंडेंट का वीज़ा इशू किया गया है और उनका ये कहना था कि इसका अब्यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स यहाँ यूके में आ रहे हैं। सो उन्होंने एक नया 5 पॉइंट प्लान ऐलान किया था जहाँ उनका ये कहना था कि इस प्लान से कम 300,000 लोगों से नेट माइग्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। सो 3 लाख लोग कम आएंगे यहाँ यूके में। और वो 5 पॉइंट प्लान क्या था? नंबर 1 कि जो लोग हेल्थ एंड केयर वीज़े पर हैं, सॉप कोड 6145 एंड 6146, वो अप्रैल से डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकेंगे। सो इफ़ यू आर ऑन अ केयर वीज़ा, उनका ये कहना था कि अब आप डिपेंडेंट वीज़े पर उनको नहीं यहाँ बुला सकते, योर फैमिली मेम्बर्स सच एज योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन। दूसरा जो उन्होंने ऐलान किया था वो था कि जो स्किल्ड वर्कर की सैलरी है उसको बढ़ाई जाएगी फ्रॉम 26,200 टू 38,700। अगेन उनका ये रीजनिंग था कि हमने जो स्किल्ड वर्कर की सैलरी है वो कम रखी हुई है और यहाँ हम कर रहे हैं ब्रिटिश वर्कर्स से कि जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं अगर उनको आप हायर करें डायरेक्टली, उनको आपने सैलरी ज़्यादा देनी होती है। ओवरसीज़ से आप चीप लेबर लेके आ रहे हैं, सो इसलिए हम इस सैलरी को बढ़ा रहे हैं टू 38,700 फ्रॉम अप्रैल स्प्रिंग 2024। जो तीसरा ऐलान होम ऑफिस ने किया था वो है कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको होम ऑफिस रिव्यू कर रही है और वो जो 20% डिस्काउंट है जो वो देती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर, उसको भी हटाया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर, उसका जो बेस रेट है वो है 20,960, लेकिन अगर उसका जो गोइंग रेट है फॉर एग्जांपल उसका है 30,000, आपको उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। सो उससे आपको फॉर एग्जांपल 6,000 का डिस्काउंट दिया जाता है और आपकी सैलरी हो सकती है 24,000। बट अब जो नए प्रपोजल्स होम ऑफिस लेके आ रही है, जो 20% डिस्काउंट है ऑन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसको हटाया जाएगा। और दूसरा जो होम ऑफिस ने ये कहा है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के हवाले कि वो जो बेस रेट है जो अभी 20,960, उसको भी रिव्यू किया जाएगा ताकि उसको भी इन लाइन लेके आएँ विद द करंट बेस रेट जो वो प्रपोज कर रहे हैं, which will be 38,700। सो उस बेस रेट को भी बढ़ाया जाएगा। और ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको रीनेम किया जाएगा टू दी अपेंडिक्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। सो ये भी इसको रीनेम कर रहे हैं। जो चौथी चेंज होम ऑफिस लेके आ रही है वो है स्पाउस वीज़े के मुतल्लिक। और जेम्स कैवली का ये कहना था कि जो 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट है उसको हम बढ़ा रहे हैं। सो उसको हम बढ़ा रहे हैं टू 38,700। बट चंद दिन बाद होम ऑफिस ने इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि इसको इंक्रीमेंटली स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाया जाएगा। सो इनिशियली इसको बढ़ाया जाएगा इन स्प्रिंग 2024 टू 29,000। सो विद द नेक्स्ट 2-3 मंथ इसको बढ़ाया जाएगा टू 29,000। उसके बाद लेटर ऑन इन 2024 होम ऑफिस का ये कहना है कि इसको बढ़ाया जाएगा टू 34,500 एंड इन अर्ली 2025 इसको बढ़ाया जाएगा टू 38,700। और जो पांचवा पॉइंट होम ऑफिस ने ऐलान किया था 4 दिसंबर को वो था कि जो ग्रेजुएट वीज़ा है PSW उसको भी रिव्यू किया जाएगा ताकि जो अभी जो अब्यूज़ हो रही है इस रूट की और जो यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन किया जाए। सो इसका भी वो रिव्यू करेंगे। अभी वो माइग्रेशन कमेटी को उन्होंने ये प्रपोज किया कि इसका रिव्यू किया जाए, उसके बाद उसके फाइंडिंग्स लेके इस पर भी कोई चेंजेस लेके आएंगे। सो दीज आर द 5 की चेंजेस जो होम ऑफिस ने ऐलान किए हैं ऑन 4 दिसंबर 2023। अब यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल मुझे आ रहे थे कि कामरान भाई मैं अभी कैरियर वीज़े पर हूँ, मैं अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता हूँ या नहीं, मेरा क्या होगा। सो इस पर भी मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। अगर आप कैरियर वीज़ा पर हैं,
अंडर कोड 6145, 6146 आप इस रूट पर रह सकेंगे. सो आप फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे. दैट्स द फर्स्ट की थिंग. आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. और दूसरा, अगर आप इस कोड पर हैं एज अ केयरर और नए रूल्स आ जाते हैं और आपने अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ नहीं बुलाया, चाहे वो नए रूल्स आ जाते हैं, आप फिर भी अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे. सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये होम ऑफिस ने ऐलान किया है अपने पॉलिसी पर कि यस, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन द केयरर वीज़ा व्हेन द न्यू चेंजेस कम इनटू प्लेस, आप फिर भी अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे. लेकिन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है कि फॉर एग्जांपल आप हैं स्किल्ड वर्कर पर. सो आप हैं एज अ शेफ़, आप काम कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में और फिर आप स्विच करते हैं ऑन अ केयरर वीज़ा. जब आप केयरर वीज़े पर आ जाएंगे फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकेंगे अंडर द न्यू रूल्स. सो फॉर एग्जांपल इन जून 2025 मैं हूँ एक शेफ़, मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ. जब मैं शेफ़ के हैसियत में काम कर रहा हूँ मैं अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता हूँ, अपने वाइफ और चिल्ड्रन को. बट इफ़ आई वाज टू स्विच इन जून 2025, अगर मैं स्विच करता हूँ टू केयरर वीज़ा, फिर उस बेस पर मैं अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकूंगा. सो एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये जो डिपेंडेंट्स की पाबंदी है ये खाली लागू हो रही है केयरर्स पर, 6145 एंड 6146. अगर आप कोई भी और जॉब कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर में, फॉर एग्जांपल एज अ शेफ़, या आप एक रिटेल शॉप में काम कर रहे हैं, या आप कोई भी और जॉब कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट्स फिर भी बुला सकते हैं. ओनली फॉर केयरर्स ये पाबंदी लेके आ रहे हैं कि एज केयरर्स यू कैन नो लॉन्गर ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स फ्रॉम अप्रैल 2025. अच्छा, जो बहन भाई अभी स्किल्ड वर्कर रूट पर हैं, आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल अभी ऑन द बेस रेट 26,200 और अप्रैल में इसको बढ़ाई जाती है इमिग्रेशन रूल्स के तहत 38,700. अगर आपकी सैलरी अभी 26,200 है वो ही रहेगी. ये नहीं होगा कि आपके एम्प्लॉयर को फौरी तौर पर वो सैलरी बढ़ानी होगी. नो. बट होम ऑफिस का ये कहना है कि जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे फिर वहां होम ऑफिस एक्सपेक्ट करेगी कि आपकी सैलरी इन लाइन हो अकॉर्डिंग टू द न्यू इमिग्रेशन रूल्स. सो अगर आप अपने आपको बचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप सैलरी से एग्जेम्प्ट हो जाए, बेस्ट चीज़ ये होगी कि ये नए रूल्स आने से पहले आप एक 5 ईयर वीज़ा अप्लाई कर लें और फिर आप वो ओल्ड रूल्स पर रहेंगे और आप ILR के लिए अप्लाई कर सकेंगे. पर अगर फ़र्ज़ करें अभी आप स्किल्ड वर्कर पर हैं और साल बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं. जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे यू विल हैव टू मीट द न्यू रिक्वायरमेंट्स. जो न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड होगा वो होगा 38,700. सो होम ऑफिस ने ये क्लियर कर दिया. अच्छा, अब हम आते हैं फैमिली वीज़ास पर. अब जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने अर्ज़ किया कि होम ऑफिस इसको बढ़ा रही है फ्रॉम 18,600 इंक्रीमेंटली स्टेप बाय स्टेप टू 38,700. इनिशियली होम ऑफिस का ये कहना है कि इसको हम बढ़ाएंगे टू 29,000. लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी हैं स्पाउस वीज़े पर और वो 2 साल बाद या 3 साल बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो उनको 18,600 ही रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी. सो दैट्स द फर्स्ट गुड पॉइंट. दैट्स वेरी गुड. सो अगर आप इस वीज़े पर ऑलरेडी हैं, साल बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपने खाली शो करना है कि 18,600, इवन दो कि अगर नए रूल्स आ भी जाते हैं आप उससे एग्जेम्प्ट होंगे. अच्छा, अगर कोई शख्स अप्लाई करता है अपनी बीवी को फियांसे वीज़े पर और वो जो फियांसे वीज़ा है वो अप्रूव हो जाता है नए रूल्स आने से पहले, लेकिन फिर आप शादी करते हैं 3-4 माह बाद, जब नए रूल्स आ जाते हैं आपको फिर भी पुराने रूल्स सेटिस्फाई करने होंगे विच इज़ 18,600. सो फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ जनवरी 2024 में फियांसे वीज़े के लिए, जो अप्रूव होता है इन मार्च 2024. मेरी जो पर्सपेक्टिव वाइफ है वो यहाँ यूके में आ जाती है इन मार्च 2024. हमारी जो शादी होती है वो होती है फॉर एग्जांपल इन जुलाई और मैं अप्लाई करता हूँ वाइफ की वीज़े के लिए इन अगस्त. फिर उस सूरत हाल में मुझे खाली शो करना होगा 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट, इवन दो कि नए रूल्स आगे होंगे उस टाइम तक मुझे खाली 18,600 ही शो करना होगा. अच्छा, एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है इन न्यू चेंजेस में, और वो ये है कि अभी आपने देखा होगा कि जब आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करते हैं और आपके बच्चे हैं ओवरसीज़, आपको बच्चों की भी इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है. वो होती है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड 3,800 और फिर एडिशनल बच्चे के लिए होते हैं
to £2,400 per child. अब होम ऑफिस का ये कहना है कि जो नए चेंजेस आएंगे आपको एक ही इनकम शो करनी होगी. सो फॉर एग्जांपल अप्रैल में जब ये नए चेंजेस आएंगे और इनकम रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा टू 29,000 और आपके 3 बच्चे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, आपको फिर भी खाली शो करना होगा 29,000. ये नहीं कि आपको दिखाना होगा an extra 3,800 for the first child and then 2,400 for each additional child. No, it will be one amount of 29,000. होम ऑफिस का ये कहना है कि हम इसको इन लाइन लेके आ रहे हैं विद स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जहाँ अगर आप एक वर्कर को स्पॉन्सर करते हैं, उसके बीवी और बच्चे आते हैं, उसको खाली सैलरी सेटिस्फाई करनी होती है, चाहे उसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसकी सैलरी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती. इसी तरह हम स्पाउस वीज़े को भी सेम कर रहे हैं. सो दैट्स सम गुड न्यूज़ देयर. कोई जनरल अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. पहली अपडेट है कि जो IHS फीस है वो बढ़ रही है. यस, वो बढ़ रही है फ्रॉम 6 February 2024. सो उसको तकरीबन £1,000 वो होगी पर ईयर एज अपोज टू £624 जो अभी करंटली है. सो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मेरी एडवाइस आपसे होगी जल्द से जल्द 6 फरवरी से पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें. अच्छा, दूसरी अपडेट पर आते हैं और वो है EU सेटलमेंट स्कीम के मतलब. आपने देखा होगा कि फ्रॉम अगस्त 2023 से जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस उसको रिजेक्ट कर रही है अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम. उनका ये कहना है कि आपने हमें कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया और उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा था सेटलमेंट स्कीम पर. अक्सर लोग जिनको पासपोर्ट मिला था आज, वो आ रहे थे UK में, अप्लाई कर रहे थे अंडर सेटलमेंट स्कीम, उनको मिल रहा था फौरी तौर पर COA जिस पर वो काम कर सकते थे और उनको पता था कि हम यहाँ 31 दिसंबर 2020 से पहले नहीं रह रहे हैं, बट फिर भी वो आके अप्लाई कर जाते थे और उनको वो COA के मतलब वो काम की इजाज़त मिल जाती थी. सो इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा था. फिर होम ऑफिस ने क्या किया, इन अगस्त 2023 रूल्स को चेंज कर दिया कि आपने हमें एक वैलिड रीज़न देना है कि आप लेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं. और इस रूल से बहुत ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे थे. जिन लोगों के पास था परमानेंट रेजिडेंस, उनके एप्लीकेशंस भी सेटलमेंट स्कीम पर रिफ्यूज़ हो रहे थे. मैंने खुद देखे हैं कि होम ऑफिस कह रही थी कि चाहे आपके पास है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, परमानेंट रेजिडेंस, क्योंकि आपने लेट एप्लीकेशन सबमिट की है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. अब होम ऑफिस ने इस गाइडेंस को थोड़ा सा अपडेट किया है ऑन 16 जनवरी 2024 और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शख्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है अंडर EU सेटलमेंट स्कीम और उसके पास ऑलरेडी स्टेटस है, फॉर एग्जांपल अंडर द EU रेगुलेशंस, हम उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे एज वैलिड. एक और मिसाल उन्होंने दी है कि अगर आपके पास एक स्पाउस है या ड्यूरेबल पार्टनर जो यूरोपियन है और उनके पास स्टेटस है अंडर EU सेटलमेंट स्कीम और आपने समझा था कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उस सूरत में भी हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर आपकी पॉजिटिव इमिग्रेशन हिस्ट्री है, फिर भी होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन लेट एप्लीकेशन अंडर EU सेटलमेंट स्कीम एक्सेप्ट कर लेगी. एक चौथी मिसाल वो देते हैं कि अगर आपके लैंडलॉर्ड ने या आपके एम्प्लॉयर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है रेंट करने के लिए या काम करने की कि आपको सेटलमेंट स्कीम की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पता लगा है, उसको भी आप एक एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ लेट एप्लीकेशन. और एक और एग्जांपल जो उन्होंने आखिरी दी है वो है कि अगर आपने ट्रैवल किया है सिंस 30 जून 2021 इन एंड आउट ऑफ UK और आपको किसी ने नहीं बताया एयरपोर्ट में कि आपको सेटलमेंट स्कीम की ज़रूरत है, अभी आपको पता लगा है, आप इसको भी एज अ रीज़न लेके अप्लाई कर सकते हैं अंडर EU सेटलमेंट स्कीम. होम ऑफिस का ये कहना है कि जब भी आपको एप्लीकेशन लेट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अंडर सेटलमेंट स्कीम, वो उसको डिसाइड करेंगे ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. वो देखेंगे कि यार ये जो बंदा रीज़न बता रहा है ये वैलिड है या नहीं, उसको लेके फिर वो डिसाइड करेंगे हमें ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. एक और चीज़ मैं आपको बताना चल रहा हूँ लेट एप्लीकेशंस के हवाले, और वो ये है कि अगर आप वो एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं कि मुझे पता नहीं था या मेरे पास कंप्यूटर एक्सेस नहीं था, उसको होम ऑफिस अब नहीं एक्सेप्ट करेगी. पहले उसको एक्सेप्ट करती थी, लेकिन सिंस अगस्त होम ऑफिस ने ये वाजे कर दिया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट एज अ वैलिड रीज़न. सो अभी भी होम ऑफिस ये कह रही है कि वो वैलिड रीजंस नहीं होंगे. सो अगर आपने अभी सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई करना है, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सोलिसिटर से ज़रूर एक दफ़ा मशवरा कर लीजिएगा. अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पर, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आपने शायद देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर उनको ये लेटर्स मिल रहे हैं कि उनका वीज़ा कर्टेल हो गया, उनको 60 डेज़ का नोटिस नहीं मिल रहा. अब इसको अगर आप हम देखें
रूल्स में होम ऑफिस के पास पावर्स हैं ऑन अ डिस्क्रिशनरी बेसिस कि अगर आपने अपने कोर्स में इनरोलमेंट नहीं की या आपने अपना कोर्स से विड्रॉ हो गए हैं, होम ऑफिस आपको फौरी तौर पर विड्रॉ कर सकती है विदाउट गिविंग यू द 60 डे नोटिस। सो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ कि फेलियर टू कंप्लाई विद कंडीशंस और परमिशन टू एंटर और स्टे। अगर आपने अपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया एज अ स्टूडेंट, आपने पढ़ाई नहीं की, फिर अंडर 9.8.8 होम ऑफिस आपके वीज़े को कर्टेल कर सकती है फौरी तौर पर। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि द इंडिविजुअल्स एंट्री क्लियरेंस और परमिशन वाज ग्रांटेड एज अ डिपेंडेंट ऑफ अनदर पर्सन हुज परमिशन इज और हैज बीन कैंसल्ड 9.24.1। सो फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट डिपेंडेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है उसका वीज़ा कर्टेल हो गया क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था या वो पढ़ नहीं रही थी। एज अ डिपेंडेंट होम ऑफिस फिर आपका भी वीज़ा फौरी तौर पर कैंसिल कर सकती है। उनको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, ना उनको ज़रूरत है 60 डेज नोटिस देने की। सो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ नहीं रहे, आपको क्या करना चाहिए? इस सूरत में अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आपके पास कोई और ग्राउंड्स हैं जिस बेस पर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, आपको फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर से मिलना चाहिए और वो फिर आपको एडवाइस कर सकता है कि आप अपनी कैटेगरी को स्विच कर लें, बल्कि बजाय उससे पहले होम ऑफिस आपके वीज़े को कर्टेल कर दे। पर अगेन दिस रिक्वायर्स डिटेल्ड लीगल एडवाइस, और एडवाइस लेके ही आप फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करें, आपके लिए बेहतर होगा। एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स के हवाले बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, बट उन्होंने अपनी फ़ीस नहीं पे की या उनकी फ़ीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और अगर हम ग्रेजुएट वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स देखें, वो हैं कि आपने कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो, और इन थियरी अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर दी है, आपने पास कर लिया है, फिर आप उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। बट उसमें एक और रिक्वायरमेंट भी है कि जहां आपके स्पॉन्सर हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी कंफर्म करना होता है कि आपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं पे करते, वो कन्फर्मेशन होम ऑफिस को नहीं देती, और फिर उस सूरत में भी होम ऑफिस आपके ग्रेजुएट वीज़े PSW वीज़े को रिफ्यूज़ कर देती है। सो इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका अभी कोर्स कंप्लीट होने वाला है और आपकी फ़ीस अभी भी आउटस्टैंडिंग रहती है, प्लीज़ 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 मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब स्टूडेंट्स को, कि प्लीज़ वो आप फौरी तौर पर वो फ़ीस यूनिवर्सिटी को पे कर दें या एक पेमेंट प्लान एग्री कर लें उनके साथ, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए आप PSW का फ़ायदा उठा सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो है विजिट वीज़े पर। अक्सर ये न्यूज़ फैल रही है कि अब आप विजिट वीज़े पर काम कर सकते हैं, जैसे आप एंटर होंगे आप किसी के लिए जॉब कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं और इसका आप फ़ायदा उठाएं। अगेन ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इस तरह नहीं है। जी हाँ, विजिट वीज़े पर चेंजेस आए हैं, बट वो ऐसे नहीं है कोई आम शख्स आके विजिट वीज़े पर वो काम कर सकता है एक टेक अवे रेस्टोरेंट में। नो, अगर उन चेंजेस को देखा जाए, ज़्यादातर होम ऑफिस ने क्या किया है, जो बिजनेस विजिट वीज़ा था उसको उन्होंने मर्ज कर दिया है जनरल विजिट वीज़े के साथ। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी अगर आप अप्लाई करें विजिट वीज़े के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर जनरल विजिट वीज़ा, आप अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस वीज़े के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन एकेडमिक वीज़ा। फॉर एग्जांपल, आप एक लेक्चरर हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं या कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, आप अप्लाई करते हैं एज एन एकेडमिक। पर अब होम ऑफिस ने क्या किया, इन सब को जनरल विजिट वीज़े में इन कैटेगरीज बना दी हैं। सो कैटेगरीज क्या हैं? एक है इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं एक ओवरसीज कंपनी के लिए इन पाकिस्तान, लेकिन जो अक्सर कंपनी उसकी मालिक है वो है यूके में, मैं यूके कंपनी के लिए यहां आके उनको ट्रेनिंग दे सकता हूं या मैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकता हूं। पर अगेन इट मस्ट बी एन अम्ब्रेला कंपनी, मतलब कि कंपनी जो ए जो है यूके में वो ओन करती है, वो मालिक है कंपनी बी की जो है मेरा एम्प्लॉयर पाकिस्तान में, और जब मैं यहाँ आता हूँ मैं खाली कंपनी ए जो यूके में है मैं खाली उनके लिए काम कर सकता हूँ। जो लॉयर्स हैं उनको भी थोड़ी सी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। ओवरसीज़ लॉयर्स जो यहाँ आते हैं ऑन अ विजिट वीज़ा, वो यहाँ कंसल्टेशन कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं टू क्लाइंट्स। सो दैट्स फॉर लॉयर्स। बट अगेन अगर आप यहाँ आते हैं पाकिस्तान ऑन अ जनरल विजिट वीज़ा, आप एक रेस्टोरेंट में जाके काम नहीं कर सकेंगे।
सो ये मेन चेंजेस हैं। सो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप विजिट वीज़ा पर काम कर सकते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ उससे आप बच के रहें। जो आखिरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप पर। अगेन सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ फैलाई जा रही है कि अगर आप एक कंपनी रजिस्टर कर लें 12 पाउंड्स के लिए और आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप वीज़े का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन इस तरह बिल्कुल नहीं है। अब इसको गो थ्रू करते हैं डिटेल में। पहली बात तो है कि 2 साल पहले ये होता था कि अगर आपके पास आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं 10%, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। अब वो जो रिस्ट्रिक्शन है, वो पाबंदी है, उसको हटा दिया गया। सो अगर आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं 20%, वो कंपनी फिर भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। सो यहाँ शुरू होता है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। अब एक कंपनी को आप रजिस्टर कर सकते हैं 12 पाउंड्स में। आप जाएं .gov की वेबसाइट, वहाँ अपना नाम चुन लें, कामरान इजाज ट्रेडिंग, 12 पाउंड में इसको रजिस्टर कर लें, ये होगी आपकी कंपनी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जब अब कंपनी आपकी हो गई है, आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है, आप कहते हैं कि जी हाँ ये जो कंपनी है ये विंडो साफ़ करती है, मैं एक विंडो क्लीनर होके सेल्फ एम्प्लॉयड होके मैं इस अपनी कंपनी के लिए काम करूँगा। नो, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। क्योंकि होम ऑफिस की गाइडेंस इसमें क्लियर है। वो कहती है कि अगर कोई भी जॉब हो, कोई भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, चाहे कंपनी है चाहे आपकी अपनी कंपनी है, दे मस्ट बी अ जेन्युइन नीड। अब ये तो आपने एक फैसिलिटेट किया है ना, एक कंपनी रजिस्टर करके आपने अपने आप को स्पॉन्सर करने की कोशिश की है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां एक डायरेक्टर अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है। मैं हूं एक कंपनी का डायरेक्टर और मैं हूं पाकिस्तान में बैठा हुआ। मेरी यहां कंपनी है, वो करती है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, वो लेटिंग्स का काम करती है। ठीक है, वो कंपनी पिछले 3-4 सालों से यहां ट्रेड कर रही है, उसका टर्नओवर है 200,000 पाउंड, 300,000 पाउंड। मेरे पास 5-6 मेंबर्स ऑफ स्टाफ हैं और अब मैं समझता हूं कि मेरी ज़रूरत है वहां आने के लिए, क्योंकि मैं अपने स्टाफ पर नज़र निगरानी रख सकूं और कंपनी को आगे बढ़ा सकूं। अब इस सूरत में मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता हूं कि मुझे वहां जाने की ज़रूरत है, कंपनी को मेरी ज़रूरत है, एक जेन्युइन नीड। ये नहीं कि मैंने बस ये कंपनी बनाई है इस मकसद के लिए कि वो मुझे स्पॉन्सर करे। अब यहां आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट जहां आपको ये बताया जा रहा है ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर कि एक कंपनी को आप बस रजिस्टर करें, सेल्फ स्पॉन्सरशिप एंड यू विल गेट द वीज़ा, इट्स नॉट लाइक दैट। सो गाइस, ये जो आइडिया है कि इस तरह आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है, ये बिल्कुल गलत है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वीक की अपडेट्स। अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं keijaz@me.com, या अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, आप मुझे इन ऑफिस में मिल सकते हैं एट Kamran & Co Solicitors, 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU. Office number is 0207 183 8888। अगर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं बाय फोन, आप मेरे रिसेप्शनिस्ट को भी कॉल कर सकते हैं on 078 18 100 100. Thank you for watching. Until next time, goodbye. Assalamu alaikum.